नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम को देखते हुए जो कि 2025 में आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम को देखते हुए उनके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है। करंट अफेयर 2024 और करंट अफेयर 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ, आलतू फालतू प्रश्न आज के वीडियो में नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। जी हाँ, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को ही इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हम लोग जो है जीके जीएस को भी हम देखेंगे। इन करंट अफेयर्स के आधार पर जो जीके जीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए इसकी बिल्कुल मत करिएगा और की पॉइंट जो भी बताए जाते हैं उसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया। आप लोग निश्चित तौर पे जानते होंगे कि ग्रैमी पुरस्कार से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए शक्ति दिस मोमेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है आइए इसके बारे में आपको हम डिटेल में बता देते हैं। देखिए, ये जो एल्बम है ना शक्ति, ये जो एल्बम है शक्ति जो है ये शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने, ठीक है, ये जो बैंड है ना ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड है शक्ति। ठीक है, तो इसी बैंड को जो है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है। क्योंकि ये हिंदुस्तानी है, भारतीय है, इसलिए जो ये क्वेश्चन भारत से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और आपको पता चली कि 2024 में जो ग्रैमी अवार्ड दिए गए कौन से ग्रैमी अवार्ड थे, वो 66वें ग्रैमी अवार्ड थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जाकिर हुसैन ने पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रदर्शन पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने बैंड शक्ति के साथ दिस मोमेंट एल्बम के लिए भी पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे के डिटेल में बात करें तो 2024 के ग्रैमी अवार्ड में विक्टोरिया मोनेट ने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार जीता है। ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का पुरस्कार किसने जीता है, विक्टोरिया मोनेट ने। ठीक है, अब बात करें ग्रैमी पुरस्कार की, किसकी शुरुआत कब हुई, किस वर्ष पहला ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, भारत में सबसे ज्यादा ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला हुआ है। ठीक है, पहला पुरुष पहली महिला कौन थी, ये सारी बातें आपको डिटेल में हम बताएंगे। बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपका करंट अफेयर्स और जीके जीएस दोनों मजबूत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए, ग्रैमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी संगीत उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाना पुरस्कारों की श्रृंखला में से एक है। पहला जो ग्रैमी पुरस्कार है वो जो समारोह हुआ था वो 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय संगीतकार हैं वो हैं पंडित रविशंकर। सितार वादक पंडित रविशंकर को मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने फिल्म में स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो में अपने योगदान के लिए ग्रैमी जीता था। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गई ग्रैमी की बात। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्वेश्चन बनना ही बनना है। 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, मिथुन दा को 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ है उसमें प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है ना वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ ही दिया जाता है। ठीक है, क्या है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी विशेष से जिसे जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब ये क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है। शुरुआत कब हुई थी, इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था, 1969 से हुआ था। उस वर्ष से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। ये जो वर्तमान में अभी जो पुरस्कार दिया गया है तब से ये लागू हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है मेरे भाई। ठीक है, तो
कुछ ऐसे टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इन टॉपिक को आपको डिटेल में तैयार रखना है, मजबूत रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है अष्टलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर 2 सी है इसका राइट आंसर है अष्टलक्ष्मी। ठीक है, क्या है अष्टलक्ष्मी? अष्टलक्ष्मी जो है एक तितली है। ठीक है, क्या है? तितली है। आइए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, जो इस बार जो गेम हुआ है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये चौथा संस्करण था। चौथे संस्करण का जो शुभंकर था वो क्या था? अष्टलक्ष्मी था, या शुभंकर है तितली के आकार का है। ठीक है, 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन कब हुआ था? 2020 में। अच्छा, एक बात ध्यान देने की और है, ये जो गेम्स होता है ना, ये जनवरी फरवरी के महीने में लगभग इसी के आसपास होता है। ठीक है, वहीं अगर हम पैरा गेम्स 2023 की बात करें तो उसकी शुभंकर की अगर बात की जाए तो उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया थी, उसका इसका आधिकारिक शुभंकर था। ठीक है, करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो 2025 मतलब पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोनों की मेजबानी कौन करेगा 2025 में? बिहार करेगा मेरे भाई। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिंह, जो कि हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। ये शुभंकर कहाँ से लिया गया है? शुभंकर नालंदा और बोध गया के पाल वंश की अभिलेखी विरासत से लिया गया है, जिसे मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा गया है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिपाही जाला, देखिए जो नाम थोड़ा सा जो अजीब होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है। थोड़ा नाम से अजीब है ना, सिपाही जाला। हाँ, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, त्रिपुरा। सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? त्रिपुरा राज्य में है। ठीक है, यह अभ्यारण्य लगभग 18.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ और ऐसे ही मिलते जुलते नामों से आपको अवगत करा देते हैं। पेप्यारा, हाँ पेप्यारा, प्यारा, हाँ पेप्यारा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये पेप्यारा बांध के नाम पर रखा गया है। ऐसे ही करेरा, करेला, हाँ करेला कहाँ है? ये ध्यान रखिए, करेला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है क्या? हाँ, जरा कमेंट करके बताइएगा। हम बात कर रहे हैं करेरा की। करेरा, हाँ करारा, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश की अगर बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में आपसे डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 49 है, और मध्य प्रदेश में कितने हैं? 24 हैं। मध्य प्रदेश किस बात में खास है? मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व के मामले में खास है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव, हाँ माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा ना, माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। देश का 98वां और मध्य प्रदेश का 9वां। मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन है? एमपी है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले कौन सा बना था? मतलब माधव राष्ट्रीय उद्यान के पहले कौन सा बना था? रातापानी। जी हाँ, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर के एमपी में सबसे ज्यादा 9 बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना, जो कि कर्नाटक से अलग होकर के एक नया राज्य बना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ठीक है, श्री गोयल ने श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष घोषित किया। मतलब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? श्री पल्ले गंगा रेड्डी। बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद में स्थापित किया गया है। कहाँ? निजामाबाद। कहाँ निजामाबाद भैया? तेलंगाना में है। हैदराबाद। हाँ, केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की? ठीक है, इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही, बिहार। जी हाँ, सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है। तो बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। किसने किया?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो इस बार बजट उन्होंने पेश किया, उस बजट में उन्होंने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है G20। G20 से क्वेश्चन आना ही आना है मेरे भाई। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? अच्छा, इसके पहले किस देश में हुआ था? भारत में हुआ था, आपको याद होगा ना, नई दिल्ली में हुआ था। वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य था। तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ साथ क्वेश्चन आप लोग करते चलिए मेरे भाई। नहीं करेंगे तैयार नहीं हो पाएगा, ठीक है, बाद में टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। इसलिए अगर आपको आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, साथ में क्वेश्चन करते चलिए। 18वां कौन सा शिखर सम्मेलन था ये 2024 में? ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन था। कब से कब तक हुआ? 18 से 19 नवंबर 2024 तक हुआ है। कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के नियंत्रकों हेतु वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक मंच के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 के पश्चात G20 शिखर सम्मेलन को प्रतिवर्ष न्यूनतम एक बार क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में जो हुआ था, ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किया, जिससे यह 21वां सदस्य बन गया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो है कि नाम तो G20 है, लेकिन इसमें वर्तमान के समय में कितने सदस्य हैं? 21 सदस्य हैं, ठीक है। अफ्रीकी संघ इसका 21वां सदस्य है। भारत में G20 सम्मेलन जब हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ को इसका सदस्य बनाया था। 2023 के अनुसार समूह में 21 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। इसके अलावा कुछ अतिथि देश भी हैं, जैसे कि स्पेन, संयुक्त राज्य, विश्व बैंक और आसियान इसमें अतिथि देशों के रूप में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ किसी राज्य पुरस्कार 2024 किस राज्य को प्रदान किया गया? ठीक है, अभी एसएससी का जो भी एग्जाम पिछला हुआ था उसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं जो है ICAR मतलब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश को गन्ने में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये फैक्ट जो आपको बता रहे हैं मेरे भाई, की पॉइंट जो आपको जो बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? बार बार हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि पहला या पहली वाले जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको विशेष तौर पे आपको ध्यान में रखना है। तो ओलंपिक ऑर्डर जो पुरस्कार है बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, ठीक है, और 41 सालों के बाद, जी हाँ 41 सालों के बाद किसी भारतीय को पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? जी हाँ, शूटिंग से है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा हैं। और अगर पूछा जाए कौन से भारतीय हैं, तो दूसरे भारतीय हैं। ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और दूसरे भारतीय हैं। तो पहली बार किसको मिला था? पहली बार जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार मिला था। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अभिनव बिंद्रा को यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब IOC द्वारा दिया गया था। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। 2018 से IOC एथलीट आयोग के सदस्य भी हैं। ओलंपिक ऑर्डर IOC द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इससे पहले 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी यह सम्मान दिया गया था। इंदिरा गांधी के बाद अब किसको मिला है? बिंद्रा को यह पुरस्कार मिला है। इस तरह से इंदिरा गांधी यह पुरस्कार पाने वाली पहली जो है पर्सन है भारत की। दूसरे नंबर पर क्या है? अभिनव बिंद्रा है, भारत के दूसरे व्यक्ति और पहले
खिलाड़ी, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। अब तक 116 हस्तियों को गोल्ड ओलंपिक ऑर्डर मिल चुका है। पहले 3 कैटेगरी में दिया जाता था, गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज, लेकिन बाद में इसको खत्म करके केवल गोल्ड कर दिया गया। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक ही भारतीय शामिल है। अगर भारतीय की बात की जाए तो एक भारतीय शामिल है, कौन है? इंदिरा गांधी। अभिनव को यह सम्मान ओलंपिक मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिया गया। ये अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के माध्यम से भारतीय खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं बिंद्रा। हाँ, अभिनव बिंद्रा ने भारत को 2008 में राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। वह ओलंपिक गेम्स का इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। अभिनव के बाद 2021 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में इंडिविजुअल गोल्ड जीता था। मेरे भाई, जो भी की पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, इनको आपको राइट डाउन करना है, नोट करते जाना है और इन्हें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, उत्तर प्रदेश की अगर बात आई है तो कुंभ, महाकुंभ के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश को मिला। क्यों ध्यान रखना है महाकुंभ को? क्योंकि जो इनका कल्पना थी, इमेजिनेशन जो था, वो महाकुंभ 2025 ही था उत्तर प्रदेश का। मतलब उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो महाकुंभ 2025 पर आधारित थी। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थीम पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद नंबर किसका आया? इसके बाद त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा। वहीं अगर सेनाओं की बात करें तो जम्मू और कश्मीर राइफल को सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है भाई, तो जो भी की पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया है? सदर सम्मेलन। ठीक है, सदर सम्मेलन क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है आपके लिए। मेरे ख्याल से ये पहले किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन करंट अफेयर के लिहाज से और जीके के लिहाज से भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। जी हाँ, सदर सम्मेलन तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए हैदराबाद में रहने वाले जो यादव समुदाय हैं, वो दीपावली के बाद सदर त्योहार मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा, जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सदर महोत्सव कब मनाया जाता है? सदर महोत्सव दीपावली के बाद मनाया जाता है, रात में मनाया जाता है और सुबह 4 बजे तक ये चलता है। यह कार्यक्रम हैदराबाद की हर गली में होता है। दिवाली किसका, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भैंसों से है। जी हाँ, इसका संबंध बफेलो से है। दीपावली के बाद भैंसों का एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है जिसे सदर कहते हैं। इस जुलूस में लोग सभी की खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी को अच्छा दूध, बारिश और घास मिले, इस बात की प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना भाई, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किस संत को गुलजार के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, जगत गुरु रामभद्राचार्य, वर्तमान समय के सूरदास जिनको कहा जाता है, जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, 22 भाषाओं में अब बात करते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपका संबंध संस्कृत से है और एक पुरस्कार जो और मिला है वो उर्दू के कवि हैं गुलजार, उनके साथ मिला है। ठीक है, तो उर्दू कवि और बॉलीवुड हस्ती गुलजार और प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और आध्यात्मिक नेता जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसलिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसलिए ध्यान रखना है इसे आपको। यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत के लिए तथा 5वीं बार उर्दू के लिए दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। संस्कृत में दूसरी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और उर्दू में 5वीं बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई और पहली बार 1965 में इसे प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी के लिए दिया जाता है, लेकिन किसी विदेशी कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जीवित ही पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुलजार और रामभद्राचार्य की। गुलजार को उनके कार्य हेतु उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 में, पद्म भूषण 2004 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं अगर संत रामभद्राचार्य की अगर बात करें
तो रामभद्राचार्य संस्कृत, हिंदी, अवधी तथा मैथिली सहित कई भारतीय भाषाओं के कवि और लेखक हैं। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 240 से अधिक पुस्तकें और ग्रंथ लिखे हैं। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अरुंधति, अष्टावक्र, अवध की अजूरिया तथा दशावतार ये रामभद्राचार्य द्वारा रचित कुछ साहित्यिक कृतियां हैं। वह मध्य प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख है। ठीक है भाई, चलिए जितना डिटेल हो सकता है उतना आपको बताते चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? जी हाँ, अभी हाल ही में पंडित राम नारायण का निधन हुआ है। इनका संबंध किस यंत्र से था? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी नारंगी इसका राइट। सारंगी, नारंगी नहीं सारंगी। जी हाँ, सारंगी। देखिए, पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो गज, गज मतलब कमानी वाला यंत्र, उसको सारंगी कहते हैं। ठीक है, उसके क्या है, संगीतकार हैं। उन्हें सारंगी को एक एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 किस जगह मनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर, उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 मनाया गया। ठीक है, ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था? ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। ठीक है, कब से कब तक मनाया गया? 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। ये फैक्ट ध्यान रखना है कि पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है, या पूर्वी भारत में आयोजित होने वाला पहला प्रवासी भारतीय दिवस कौन है? 18वां भारतीय प्रवासी दिवस है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इस प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2003 में प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने और उनसे जुड़ने के लिए एक मंच के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी को आयोजित होने वाला द्विवार्षिक उत्सव 1915 के उस दिन की याद मनाया जाता है जब सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। मतलब महात्मा गांधी के भारत लौटने की याद में 9 जनवरी को, ठीक है, क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है। अगला प्रश्न है कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? जी हाँ, 12 फेल, 12वीं फेल। ठीक है, 12वीं फेल। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रांत मैसी 12वीं फेल के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स जोरम। बेस्ट स्टोरी अमित राय OMG 2 के लिए और देवाशीष मखीजा जोरम के लिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए कुछ फैक्ट आपको बता दिए, जितना संभव उतना कराते चल रहे हैं। ठीक है, इतने से बात नहीं बनने वाली है और आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संस्कृत को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 1 लाख लोगों को संस्कृत सिखाने की घोषणा की है? उत्तराखंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड चर्चा में बना हुआ है क्योंकि उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में संस्कृत भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अपने विशेष प्रयासों के तहत 1 लाख लोगों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से इस प्राचीन भाषा का प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के पहले कौन है? गोवा है। जी हाँ, गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जहां स्वतंत्रता से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू थी, पुर्तगालियों के टाइम से ही। अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विनोद गणात्रा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। जी हाँ, विनोद गणात्रा। ठीक है, विनोद गणात्रा जो है एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और संपादक हैं। ठीक है, विनोद गणात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए
नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय हैं मेरे भाई। ठीक है, आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम किसने लॉन्च किया? कवचम, कवच से मत कंफ्यूज हो जाइएगा, कवच और कवचम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कवच जो है रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन कवचम ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल, इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 21 जनवरी 2025 को भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम मतलब केरल चेतावनियां एक संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। कवचम प्रणाली को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला और अंतिम प्रश्न आज का है कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जी हाँ, 5। ठीक है, पहली बार जो है 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 5 लोग कौन हैं? कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव भारत के 10वें प्रधानमंत्री, एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक। ठीक है मेरे भाई, जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।